बैक एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज सेकंड फेज ऑफ नेशनलिज्म। तो सेकंड फेज ऑफ नेशनलिज्म बहुत इजी, कंसाइज और सिंपल चैप्टर है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी है एंड द चैप्टर इज डन। क्या क्या पढ़ना है हमें, उसके लिए हम सबसे पहले गो थ्रू करते हैं फ्रॉम द स्कोप ऑफ सिलेबस। तो काउंसिल हमें क्या कहता है, हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना है इसमें सूरत स्प्लिट के बारे में, जो कि 1907 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव और मेथड ऑफ स्ट्रगल पढ़ने हैं हमने रेडिकल्स के, और कोई भी दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें लर्न करनी है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय की, दैट इज लाल बाल पाल की। ये हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इससे पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल और अर्ली फेज ऑफ नेशनलिज्म। नाउ हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करी थी, तो हमने सबसे पहला इवेंट जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि टर्निंग पॉइंट है इंडिया की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। इसके बाद ही हमारा नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। ऑल्दो रिवोल्ट एक फेलियर था, बट इट ग्रेड टू द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में हमने सीखा कि इट लेड टू द राइज ऑफ फीलिंग ऑफ वननेस, टुगेदरनेस अमंग्स द पीपल, राइट। और उसके अंदर हमने पढ़ा था लॉर्ड लिटन की रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के बारे में, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में, प्रीकर्सर्स ऑफ कांग्रेस के बारे में, एंड अल्टीमेटली हमने पढ़ा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, in 1885 by A.O. Hume, who was a retired British civil servant। और INC के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। आगे चलते हैं। तो INC के बाद हमने पढ़ा फर्स्ट फेज कि भाई INC जैसे इस्टेब्लिश हुआ तो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो 3 फेजेस में डिवाइड हो गया था। जो चाहे आप इसको 3 फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोले या इंडियन नेशनल मूवमेंट बोले, एक ही बात है। तो पहला फेज जो था वो था हमारा अर्ली नेशनलिस्ट फेज, जिसको हम मॉडरेट फेज भी बोलते हैं, जिसमें हमारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो पार्ट थे फ्रीडम स्ट्रगल का, जिसमें हमारे दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लीडर्स थे। ये लोग मॉडरेट मेथड ऑफ पॉलिटिक्स को यूज़ करते थे, दैट इज प्लेज, पिटिशन, प्रेयर। इसी वजह से इनको मॉडरेट यानी कि नरम दल कहा जाता था। 1885 से लेकर 1907 तक इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को डोमिनेट करा था। 1885 वही ईयर है जब क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1907 क्या है, उसके लिए हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट को। अब किसी चीज़ का एंड हिस्ट्री में किसी और चीज़ की शुरुआत होती है। तो 1907 से लेकर 1916 तक जो फेज था वो था लेटर नेशनलिस्ट फेज, एंड फाइनली हमारा 1916 से लेकर 1947 तक भपका रहा है बापू का, दैट इज गांधीयन एरा। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म से। सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे। तो वो लीडर जिन्होंने सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज 1907 से लेकर 1916 को डोमिनेट करा था, उन लीडर्स को हम बोलते हैं लेटर नेशनलिस्ट। इनको हम एजर्टिव्स भी बोलते हैं। पहले इनको रेडिकल्स भी कहा जाता था, लेकिन NCERT's की गाइडलाइंस है उसमें कहा कि रेडिकल जो है वो बहुत ही एग्रेसिव टर्म है, जो कि हम इनके लिए यूज़ नहीं कर सकते, तब से हम इनको सिर्फ एजर्टिव्स ही बोलते हैं। एजर्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम मेथड में बिलीव करते थे। ये नहीं कहते थे कि प्रे करो, प्रोटेस्ट करो। इन्हें लगता था कि भाई ब्रिटिश जो है ये प्यार से मानने वाले लोग नहीं हैं, इन्हें ट्रू इंटेंशंस पता चल चुके थे ब्रिटिश के। ये जानते थे कि भाई ये तो बिच्छू हैं, इनका काम है डसना, और इनसे आप कितना भी इनको कन्विंस करने की कोशिश कर लो, ये हमारी बात मानने वाले हैं ही नहीं, राइट। तो इनको बिल्कुल फेथ ही नहीं था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस और फेयर प्ले पे। ऑन दी अदर हैंड हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अर्ली नेशनलिस्ट। तो वो कौन थे, जिन्होंने क्या करा था, लीड करा था फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलिज्म। कब से कब तक, 1885 से 1907 तक। कैसे मेथड में अर्ली नेशनलिस्ट बिलीव करते थे, वो करते थे मॉडरेट मेथड्स में, और ये किसमें कर रहे हैं, एक्सट्रीम मेथड्स में। लेटर नेशनलिस्ट को बिल्कुल बिलीव नहीं था, दे हैव नो फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, जबकि अर्ली नेशनलिस्ट हैव फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। अब बात ये हुई कि 1885 से लेकर 1907 तक ना हमें एक्चुअली मॉडरेट्स की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अगर सोचो जैसी कांग्रेस इस्टेब्लिश होती, लड़ाई झगड़े करने लगते, तो ब्रिटिश ने क्या करना था, हमें उसी समय क्रश कर देना था, राइट। तो हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत थी जो शांत हो और धीरे धीरे बेस बनाए कांग्रेस के लिए। ऐसा करते करते अर्ली नेशनलिस्ट ने एक अच्छा बेस बनाया।
बहुत पॉपुलर भी थे। लेकिन 1905 में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद उन्होंने लोगों का ट्रस्ट खोना शुरू कर दिया और एक यंग मूवमेंट और एक इम्पल्सिव मूवमेंट की रिक्वायरमेंट लोगों को महसूस होने लगी। तो 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसने करा था पार्टीशन ऑफ बंगाल? कौन रिस्पॉन्सिबल था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या बोल के उन्होंने पार्टीशन करा? उन्होंने कहा कि भाई बंगाल जो है इट इज़ टू लार्ज अ प्रोविंस। तो पहले बंगाल में बिहार, उड़ीसा, ठीक है, असम, ये पूरा पोर्शन आया करता था। उन्होंने कहा भैया ये तो बहुत लार्ज प्रोविंस है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर इट इफेक्टिवली, इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था? हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल? वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करा जाए, तभी तो बंगाल को इस तरीके से डिवाइड करा गया कि एक पार्ट में हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी और एक पार्ट में मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करना था, उनकी यूनिटी डिवाइड करनी, ब्रेक करनी थी। और दूसरा, बंगाल वॉज द सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो जब बंगाल को ही तोड़ दोगे तो नेशनल मूवमेंट अपने आप में वीक पड़ जाएगी। तो ये उनके रियल इंटेंशंस थे। तो सब लोगों ने बहुत अपोज करा पार्टीशन ऑफ बंगाल को, अलग अलग मूवमेंट्स हुई, उसी समय वंदे मातरम का नारा भी आया था, तो बहुत सारे अपोजिशंस हुई, बट फिर भी पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। अब इसके बाद ना लोगों को गुस्सा आ गया कि यार तुम जो अर्ली नेशनलिस्ट हो, तुम बार बार जाके ब्रिटिश को प्रोटेस्ट ही करते रह जाओ, प्लेज ही करते रह जाओ, क्या हुआ तुम्हारे प्रोटेस्ट से, क्या हुआ तुम्हारे प्लेज से? आखिरकार तो पार्टीशन हो गया ना। और इसको बहुत ज़्यादा अपोज करा था जो हमारे लेटर नेशनलिस्ट लीडर्स थे। और इसी के बाद से कांग्रेस में तनाव बनना शुरू हो गया था। कांग्रेस दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में, दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड फाइनली क्या हुआ? फाइनली सूरत स्प्लिट हुआ। सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस था 1907 में, जिसमें बहुत बहस हुई अर्ली नेशनलिस्ट और लेटर नेशनलिस्ट के बीच में। और अल्टीमेटली कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू फ्रैक्शंस, दैट इज मॉडरेट एंड एजर्टिव। और इसी पूरे सिनारियो को हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट। तो याद रखिएगा, सूरत में डिसाइड हुआ मॉडरेट्स और एजर्टिव के बीच में कि हमें एक दूसरे की सूरत नहीं देखनी है। तो 1907 में क्या हुआ? गदर फिल्म का गाना याद कीजिए, 1907 में हुआ हम जुदा हो गए। कौन जुदा हो गए? एजर्टिव्स और मॉडरेट्स। मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना। तो 1916 में वो दोबारा मिले। किस में मिले? लखनऊ पैक्ट में। किस में मिले? लखनऊ पैक्ट में। और यही टाइमलाइन भी हो जाती है हमारी लेटर नेशनलिस्ट की, 1907 दैट इज सूरत स्प्लिट से लेकर लखनऊ पैक्ट तक, दैट इज 1916। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज रहे फॉर द राइज ऑफ एजर्टिव नेशनलिज्म। तो एक रीज़न तो हम बहुत क्लियरली जानते हैं, फेलियर ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। तो अर्ली नेशनलिस्ट बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे थे एक पॉइंट के बाद, और एक के बाद एक उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो फेल हो रही थी। तो रिक्वायरमेंट थी एक स्ट्रॉन्ग और एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म की। दूसरा था रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश। अब देखिए, अर्ली नेशनलिस्ट ने बहुत सारी राइटिंग्स करी जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा ब्रिटिश को, जिसमें से दादा भाई नारोजी का बहुत ही फेमस वर्क था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से जो ब्रिटिश है वो हमारे इंडिया की सारी वेल्थ ले जाता है इन दी फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर, यूरोप में जाके वो ले जाता है, और इंडिया में कैसे उसका कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा और हमारी ग्रोथ क्या हो चुकी है? स्टैग्नेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से पॉवर्टी राइज हो रही है। प्लस और भी बहुत सारे बुक्स आई, पेपर्स आई, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश रूल था उसका ट्रू नेचर लोगों को एक्सपोज हो चुका था। अब जब सच्चाई पता चल गई है तो इनके साथ प्यार से कैसे बात करेंगे? हमें तो चाहिए था ना कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। नेक्स्ट था इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वर्स हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा था, राइट, पॉवर्टी बढ़ रही थी, फेमाइन्स आ रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही डिप्लोरेबल थी। इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट का मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। जो कंट्री एक टाइम पर दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्रीज़ में आती है, वो जो कि बहुत रिच कंट्री थी, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने आके इसको इन्वेट करा, अब उसकी ग्रोथ क्या हो गई है? स्टैग्नेंट हो गई। लोग भुखमरी से मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े जा रहा है। अगेन ऐसी सिचुएशन में क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। फिर रियलाइजेशन हो गया था कि अब ना थोड़े बहुत लोगों से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कुछ लोग जाके अपोज करें, उससे कुछ नहीं होगा। अब हमें ज़रूरत है मास एक्शन की, यानी कि सबका साथ सबका विकास।
फिर ग्रोथ हुआ एजुकेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, एंड सबसे इसमें तो बिल्कुल ही तड़के का काम करा था लॉर्ड कर्जन की रिप्रेसिव पॉलिसी में। याद रखिए लास्ट टू लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की अगर आपसे रिप्रेसिव पॉलिसीज पूछी जाए तो याद रखिए वो था क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स वर प्रोहिबिटेड टू पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और दूसरा था हमारा आर्म्स एक्ट जिसमें इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कैरी आर्म्स दैट इज वेपन्स विदाउट लाइसेंस। ये करी थी किसने, लॉर्ड लिटन ने। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉर्ड कर्जन की। वही लॉर्ड कर्जन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्सिबल है। इनके ऊपर क्वेश्चन आया था कि इनकी कोई भी 2 या 3 रिप्रेसिव पॉलिसीज बताइए, तो 2 रिप्रेसिव पॉलिसीज मिनिमम हमें इनकी याद रखनी है। एक है कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट और दूसरा है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। याद रखेंगे, वन इज कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट एंड सेकेंड वन इज इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपका MCQ में फॉर्म में आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था असर्टिव नेशनलिस्ट का। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा असर्टिव नेशनलिस्ट का, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था स्वराज। क्या ऑब्जेक्टिव था, स्वराज। इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी फेमस अर्ली नेशनलिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक का एक फेमस डायलॉग है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज, स्वराज यानी अपना राज, यानी कि हमारे अपने लोग होने चाहिए जो हमारे ऊपर रोल करें। हमें एतराज़ नहीं था कि क्वीन उनकी रहे, लेकिन लोग हमारे होने चाहिए, हम ही में से इलेक्ट होने चाहिए। याद रखिए यहाँ तक अभी तक हम बात कर रहे हैं डोमिनेंट स्टेटस की। अभी तक हमने पूरी तरीके से आज़ादी की बात नहीं करी है, अभी तक हमारी बात चल रही है डोमिनेंट स्टेटस की। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव है अर्ली नेशनलिस्ट का, दैट इज अटेनमेंट ऑफ स्वराज। बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने क्या क्या मेथड यूज़ करे। नंबर 1 जो उनका मेथड्स ऑफ स्ट्रगल था वो था स्वदेशी। दूसरा था बॉयकॉट। स्वदेशी का मतलब होता है यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन वन ओन कंट्री, यानी कि उन्हीं गुड्स को यूज़ करना है, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुई है। और स्वराज को कॉम्प्लीमेंट कर, स्वदेशी को कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, स्वदेशी को कॉम्प्लीमेंट करता है बॉयकॉट। ये दोनों इंटर रिलेटेड मूवमेंट है कि भाई एक तो हम यूज़ करेंगे जो चीज़ें हमारे देश में बनी है और जो बाहर से आ रही है, यूरोप से आ रही है, उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे थे हम, क्योंकि हम लोग चोट पहुंचाना चाहते थे यूरोपियन ट्रेड पे कि भाई जब ये हमसे पैसा ही नहीं कमाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से चले जाएंगे, राइट। तो हम चाहते थे कि ये, और दूसरा हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हम अपने देश की ग्रोथ को कैसे कैटर करते, हम अपने देश की ग्रोथ को कैसे डेवलप करते, स्वदेशी का यूज़ करके। इसके सिवा हमने जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस यूज़ करा और नेशनल एजुकेशन, क्योंकि भाई देखो बॉयकॉट में हमने साफ साफ बोल दिया था कि हम वेस्टर्न एजुकेशन दैट इज गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो क्या हम अनपढ़ रख देते अपने बच्चों को, नहीं, हमने उनको क्या प्रोवाइड करना था, नेशनल एजुकेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ लेटर नेशनलिस्ट। तो इम्पॉर्टेंट लेटर नेशनलिस्ट लीडर्स की अगर हम बात करें तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो है लाल, बाल, पाल। और अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे कि हु वर लाल, बाल, पाल। तो लाल, बाल, पाल कौन थे, लाल द फेमस ट्रायो ऑफ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल इज नोन एज लाल, बाल, पाल। स्टार्ट करते हैं हम बाल गंगाधर तिलक से। तो बाल गंगाधर तिलक बहुत ही फेमस लेटर नेशनलिस्ट लीडर थे। इनको और क्या बोला जाता है, इनको 4 रनर ऑफ महात्मा गांधी भी कहा जाता है। 4 रनर ऑफ महात्मा गांधी का मतलब क्या है कि महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे बाल गंगाधर तिलक से। कैसे इंस्पायर्ड थे वो बाल गंगाधर तिलक से, ये जो पॉलिसीज़ हैं स्वदेशी की, बॉयकॉट की, ये किसने लेके आई थी, सबसे पहले कौन लाया था, बाल गंगाधर तिलक लाए थे। पर इनको पॉपुलर किसने करा था, महात्मा गांधी ने करा था, राइट। मास मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने बोला, बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार बोला। पॉपुलराइज किसने करा, महात्मा गांधी ने करा। 1916-17 में जब महात्मा गांधी की एंट्री हुई इंडिया में, उसी समय डेथ हुई थी बाल गंगाधर तिलक की। तो वो जो स्पेस वैक्यूम फिर बच गया था
एक स्पेस हो गई थी, एक इम्पॉर्टेंट लीडर की ज़रूरत थी, उसको पूरा फुल करा किसने? वापस गांधी ने। इसी वजह से हम बाल गंगाधर तिलक को और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उन्हें फोर रनर ऑफ महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ एसर्टिव नेशनलिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। इस पे आपका एमसीक्यू आ सकता है, हु इज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो कौन, किसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था कल्ट पेट्रोइटिज्म को फैलाने के लिए। बिल्कुल भक्त वाली जो थी इनकी देशभक्ति थी, बिल्कुल स्ट्रांगली पेट्रियोटिक थे। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया से बेटर कंट्री कोई है ही नहीं और इसको हमें यूनाइट करना ही पड़ेगा और ये ब्रिटिश बिल्कुल बेकार लोग हैं। इन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर लिखा था महारथा, जो कि इंग्लिश में था, और केसरी जो कि मराठी में था। गणपति फेस्टिवल तो अभी आने ही वाला है, गणपति फेस्टिवल। तो ये गणपति फेस्टिवल की स्टार्टिंग भी किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। शिवाजी फेस्टिवल की भी स्टार्टिंग किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। क्यों? ताकि नेशनलिस्ट आइडिया को, वननेस, टुगेदरनेस, लव फॉर ईच अदर, इसको प्रमोट किया जा सके। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक ने? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो हमें कोई भी दो कॉन्ट्रीब्यूशंस याद रखनी है, किसकी? बाल गंगाधर तिलक की, राइट? जिसमें से हम पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूशंस में आएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को हम बोलते हैं फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। ये एक जर्नलिस्ट थे और बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर एडिट करे, जिनमें से बहुत फेमस था न्यू इंडिया। इन्होंने स्वराज, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, इन सारे आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करा। एंड फाइनली वी हैव लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को हम क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी या फिर शेर ए पंजाब। ही वॉज हाईली अक्लेम्ड लीडर, हर कोई इनकी रिस्पेक्ट करता था। उन्होंने कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, जिस समय नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन, जब महात्मा गांधी का बड़ा फेमस मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वॉज लॉन्च्ड इन 1920, इसका जो प्रस्ताव था, दैट इज रेजोल्यूशन था, वो पास हुआ था कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में, जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। इन्होंने फाउंड करा था पंजाबी और वंदे मातरम, जो कि एक उर्दू अखबार थे। पीपल एक इंग्लिश वीकली था, यानी कि हफ्ते में आता था, और साथ ही साथ इनकी एक मंथली मैगजीन थी यंग इंडिया। एक मैगजीन थी यंग इंडिया, जिसके थ्रू ये लोगों को बताते थे अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश और इंकरेज करते थे लोगों के अंदर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने बहुत सारे ऑर्फनेजेस खोले, हॉस्पिटल्स खोले, स्कूल खोले, ठीक है। जो डीएवी कॉलेज है लाहौर में, उसको एक्सपैंड करने के लिए इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। 1928 में क्या हुआ? साइमन कमीशन इंडिया आया था। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन बेसिकली इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने थे, ठीक है। तो इंडिया, हम डिमांड तो करी थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, तो ब्रिटिश ने कहा हाँ हाँ ठीक है, कर देते हैं तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसके हेड थे सर साइमन, जिनके नाम पे इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। अब जैसे ये कमीशन इंडिया में आया तो सारी पार्टीज़ ने, सारे लोगों ने इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भाई ये जो कमीशन था, इसमें सारे के सारे लोग जो थे वो थे ब्रिटिश। अब भाई तुम मेरे घर में आए हो, मेरे घर में चेंजेस करोगे तो मुझसे तो पूछ लो। तुम कह रहे हो नहीं जी बाहर वाले आएंगे वो आके चेंजेस करेंगे, ये क्या जस्टिफिकेशन हुआ? ये तो बिल्कुल बेकार बात हुई, राइट। तो इस वजह से सबने इनको अपोज करा। तो ऐसा ही एक साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक प्रोसेशन चल रहा था, जिसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर लाला लाजपत राय को घेर लिया गया। सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या करा? इनको घेर लिया और इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। एंड फाइनली ही succumbed to his injuries. Alright? तो यहाँ तक आपको समझ आया?